नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है संस्कृत का, तो आपके एग्जाम के लिए अनुमान प्रमाण जो है तर्क भाषा से आज की वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इसको हम करने वाले हैं। और महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसके अंदर से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। इनसे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो कुछ वीडियो तो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएंगी, और हमने तर्क भाषा के नाम से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, वहाँ पर भी आपको सभी जो वीडियो है मिल जाएंगी अगर आपने अभी तक नहीं देखी थी। तो तर्क भाषा पाठ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आचार्य केशव मिश्र जैन के द्वारा रचित है। तो जल्दी से अपना अनुमान प्रमाण वाला जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो जो न्यायिक है उन्होंने 4 प्रमाण माने थे। तर्क भाषा में न्यायिकों ने 4 प्रमाण माने थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तर्क भाषा में प्रमाण कितने माने गए हैं। तो न्यायिकों ने उसमें 4 प्रमाण माने थे, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद अनुमान प्रमाण आता है, क्योंकि जो ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो पाता उसे अनुमान के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रमाण का क्वेश्चन इनसे पहले वाली वीडियो में ये हमने कर लिया है, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इनको सीरीज से देखोगे, क्रम वाइज देखोगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जैसे 4 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, ऐसे तो एक के बाद एक आता है, और जब आप पहले वाला क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आपको दूसरे वाला क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। तो इस कारण से इनको आप सीरीज में जो है देख लीजिएगा। तो न्यायिकों ने 4 प्रमाण माने हैं, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद आ जाता है अनुमान प्रमाण, क्योंकि जो ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो पाता वो अनुमान के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अनुमान किसे कह देते हैं? अंदाज़ा लगाना, तो वही है अनुमान के द्वारा ज्ञात किया जाता है कि शायद वो आ चुका होगा ऐसे, या उसने कर लिया होगा, खा लिया होगा, पी लिया होगा। तो सामान्य रूप से अनुमान शब्द का अर्थ है जो अनु अर्थात पीछे होने वाला ज्ञान हो, वही है अनुमान, पीछे होने वाला ज्ञान। अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात जो ज्ञान होगा उसे ही हम अनुमान कहेंगे। तो आचार्य केशव मिश्र ने अनुमान का लक्षण यहाँ पर किया था, ये वाला लिंग परामर्शो अनुमानम। ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है, लिंग परामर्शो, अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष ऐसे आ जाता है। तो ये अनुमान जो है अनुमान का क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। तो लिंग परामर्शो अनुमान अर्थात लिंग के परामर्श को ही अनुमान कहते हैं। और इस परिभाषा में 2 पद आए हैं, जिनका जो है यहाँ पर आचार्य केशव मिश्र ने तर्क दिया है। तो लिंग परामर्शो अनुमानम। अब कौन कौन से थे लिंग और परामर्श? अब लिंग क्या है? तो लिंग का अर्थ है व्याप्ति बले न अर्थगमकम लिंगम, अर्थात व्याप्ति के बल से अर्थ का बोध कराने वाला लिंग, अर्थात व्याप्ति के बल से अर्थ का बोध कराने वाले को लिंग कहेंगे। अब व्याप्ति क्या है यहाँ पर? व्याप्ति बलेनार्थगम कम लिंगम, ये तो लिंग हो गया। व्याप्ति के बल से अर्थ का बोध कराने वाले को लिंग कहेंगे। अब व्याप्ति क्या है? तो साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, ये भी आपके एग्जाम में आती है। साहचर्य नियम हो क्या होता है? तो साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, जब 2 वस्तु एक साथ नियम से देखी जाती है तब व्याप्ति होती है। साहचर्य नियम व्याप्ति, जब 2 वस्तु एक साथ नियम से देखी जाएंगी तब व्याप्ति होगी। जैसे कि लगा लो कोई बच्चा है, मानस में मानस जो औसत प्रतिदिन देखता है। मानस कैसे क्या देते हैं? रसोई को। तो जैसे कोई बच्चा रसोई को देखता है रोज, क्योंकि रसोई में ही खाना बनता है, रसोई तो देखता ही है कि धुआं तभी होता है जब अग्नि होती है। तो यह बात बच्चे ने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात कर ली। तो इसलिए बच्चे को यह निश्चय हो जाता है कि यत्र धूम है तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहीं वहीं पर अग्नि होती है। बात भी ठीक है। तो आपने भी देखा होगा जहाँ कहीं भी धुआं निकल रहा होता है तो वहाँ पर आग जरूर लगी होती है, और जहाँ पर आग लगी होगी उसका मतलब वहाँ पर धुआं जरूर होगा। तो बच्चे ने यह रसोई से देखा कि उनकी रसोई में जहाँ धुआं निकल रहा था, तो उसने फिर अनुमान लगाया कि यहाँ पर धुआं निकल रहा है तो यहाँ पर आग लगी हुई है। तो बच्चे को निश्चय हो गया यत्र धूम है तत्र अग्नि। तो व्याप्ति है जहाँ धुआं होता है वहीं अग्नि होती है, यही है व्याप्ति। तो बच्चे ने इस व्याप्ति के बल से यह ज्ञात कर लिया कि धुआं होने पर अग्नि जरूर होगी, अवश्य होगी। इसलिए अग्नि के लिए धुआं लिंग है, और सामान्य रूप से लिंग शब्द का अर्थ हो गया हेतु या चिन्ह या फिर साधन।
तो यही मतलब हो गया इसका, हेतु, चिन्ह या साधन, कि जहाँ पर धुआं है वहाँ पर आग जरूर होगी, या जहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ पर धुआं जरूर होगा। तो साहचर्य नियम व्याप्ति ही। अब दूसरा था लिंग परामर्शो अनुमान। लिंग के बारे में हमने पढ़ लिया, तो दूसरा फिर आ जाता है हमारा परामर्श। अब परामर्श क्या है? तो अनुमान की परिभाषा में दूसरा शब्द परामर्श आया था, जिसकी परिभाषा यहाँ पर आचार्य के मिश्र ने की थी। कौन सा? तस्य तृतीय ज्ञानम परामर्श है, अर्थात लिंग के तृतीय ज्ञान को ही परामर्श कहते हैं। अब यह तृतीय ज्ञान का प्रकार कौन सा है? तो जैसे यहाँ पर इनके बारे में बतलाया गया है। प्रथम ज्ञान कौन सा है? पहले बच्चे ने महानस रसोई को देखा था कि वहाँ पर, और उसने क्या देखा कि जहाँ धुआं रहता है वहाँ पर अग्नि अवश्य रहती है, अर्थात धुएं और अग्नि का साथ में क्या है? शाश्वत संबंध है, क्योंकि उसने देखा कि धुआं निकल रहा है तो जरूर अग्नि होगी, इनका आपस में संबंध है। तो जहाँ वस्तुएं निश्चित रूप से साथ रहे उसे व्याप्ति कहते हैं। तो बच्चे ने देखे धुआं मानस से तभी निकलता है जब वहाँ पर अग्नि होती है, तो बच्चे को धुएं और अग्नि के विषय में व्याप्ति का ज्ञान प्रथम ज्ञान है। तो क्या हो गया प्रथम ज्ञान? बच्चे ने अपनी रसोई में धुआं निकलते हुए देखा, उसने फिर वहाँ पर सोचा कि जहाँ पर धुआं निकल रहा होता है तो वहाँ पर आग जरूर होती है, या जहाँ पर आग होती है वहाँ पर धुआं होता है। तो इस प्रकार का उसको ज्ञान हुआ, तो इसे व्याप्ति ज्ञान कहा गया है, जो कि सबसे पहले नंबर का है। तो आप उसको भी लगा ले, जहाँ कर भी आप भट्ठे को भी लगा ले, जैसे जहाँ पर ईंट बनती है, आपने देखोगे कितना सारा धुआं निकलता है। तो फिर आपको इस बात का पता लग जाता है कि वहाँ पर धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब उसके नीचे आग होगी। या रसोई का उदाहरण जैसे दिया गया है। इसके बाद फिर जो द्वितीय नंबर का ज्ञान आ जाता है। इसके बाद उस बच्चे ने एक दिन पर्वत से भी धुआं निकलता हुआ देखा। तब उस बच्चे को यह बात याद आ गई कि जैसे महानस रसोई में धुआं होता है वैसे पर्वत से भी धुआं निकल रहा है, तो इसलिए व्याप्ति का संबंध द्वितीय ज्ञान है। या जैसे कि हमने आपको भट्टे का ज्ञान दिया अभी, तो पहले आपने अपनी रसोई में देखा धुआं निकलता हुआ, क्योंकि अब तो चलो सिलेंडर गैस चल गई है, पहले तो लकड़ी से होता था काम। तो बच्चे ने अपनी रसोई में धुआं निकलते हुए देखा और उसने सोचा कि जब धुआं निकल रहा है तो यहाँ पर आग होगी। और फिर अगले दिन उसने कहीं पर बाहर गए हुआ था, वहाँ पर भट्टा जो होता है ईंट का भट्टा, उसमें से भी धुआं निकलते हुए देखा। तो उसको फिर वहाँ पर अंदाज़ा हो गया, मतलब ज्ञान हो गया कि मैंने कल रसोई में धुआं निकलते हुए देखा था और वहाँ पर आग लगी हुई थी, तो यहाँ पर भी इसमें धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आग होगी। या इसका जैसे पर्वत से उदाहरण दिया गया है। एक बच्चे ने कहीं बाहर घूमने गए हुए थे तो पर्वत पर धुआं निकलते हुए देखा, तब उसको फिर वहाँ अपने घर वाली याद आ गई कि मैंने देखा था कल की रसोई में जब धुआं निकल रहा था तो वहाँ पर आग लगी हुई थी। तो यही दूसरा ज्ञान हो गया। मतलब पहले ज्ञान के आधार पर उसने देखा कि वहाँ हमारी जहाँ रसोई में धुआं निकल रहा था वहाँ पर भी आग लगी हुई थी, और यहाँ पर धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी आग नहीं होगी। तो तृतीय ज्ञान कौन सा है फिर? तो बच्चे ने एकदम निश्चय कर लिया, यत्र धूमः तत्र अग्नि, कि जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहीं वहीं पर आग जरूर होती है, इसलिए यहाँ पर भी अग्नि है। यही तृतीय ज्ञान ही परामर्श है। इसलिए अग्नि का निश्चय करना तृतीय ज्ञान है। इसलिए अनुमान का यह लक्षण किया जाएगा कि लिंग को या हेतु को देखकर जब परामर्श या तृतीय ज्ञान होता है तो वही अनुमान कहलाता है, अर्थात साधन को देखकर जब साध्य का ज्ञान होगा तब वही अनुमान होगा। तो इस प्रकार से ये तीन इसके ज्ञान थे, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो इसके बाद फिर अनुमान के भेद है। अब भेद भी है इसके। तो तर्क भाष्य में अनुमान के दो भेद बतलाए गए थे, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। अब स्व अर्थ मतलब अपने लिए और पर दूसरों के लिए। अब स्वार्थ क्या है? तो जो अनुमान स्वार्थ अपने लिए होगा उसे ही स्वार्थ अनुमान कहेंगे। तो वैसे नहीं समझ में आता, तो वो जैसे उदाहरण आते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना मतलब अपना मतलब निकालना, अपने बारे में ही बात है, सब मतलब अपना। तो जो अनुमान अपने स्वार्थ अपने लिए होगा वही स्वार्थ अनुमान होगा। जब भाव है कि जिस अनुमान को स्वयं समझा जाता है वह स्वार्थ अनुमान होगा, क्योंकि प्रतिदिन महानस रसोई में यह देखा जाता है कि जब कभी वहाँ धुआं निकलता है तो वहाँ पर अग्नि अवश्य होती है। तो इसलिए व्याप्ति बनाई जाती है कि यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ पर धुआं होगा वहाँ वहाँ पर अग्नि जरूर होगी। तो इसके बाद यदि एक दिन पर्वत से उठते हुए धुएं को देखा गया तो ये उसने अनुमान कर लिया, अंदाजा कर लिया कि पर्वत में भी अग्नि है, क्योंकि धुएं को देखते ही एकदम यह बात याद आ जाती है
व्याप्ति वाली, कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, कि जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ वहाँ पर अग्नि अवश्य होती है। तो यह बात अपने को समझाई गई और या स्वयं समझी कह लो आप। तो इसलिए इस आधार पर प्रत में धुएँ को देखकर अग्नि का अनुमान कर लिया। तो यही हो गया स्वार्थ अनुमान, क्योंकि उसने पहले रसोई में देखा था धुआं निकलते हुए, फिर अगले दिन पर्वत पर देख लिया, तो उसने फिर अंदाज़ा लगा लिया, अनुमान लगा लिया कि जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहाँ वहाँ पर आग जरूर होती है। ये हो गया स्वार्थ, उसने अपने बारे में सोचा है। अब आ जाता है प्रार्थ, जहाँ पर दूसरों को बताने के लिए बात हो। प्रार्थ अनुमान, जो अनुमान दूसरों के लिए किया जाता है, तो वही क्या होगा, प्रार्थ अनुमान होगा। इसलिए इस प्रकार के अनुमान में दूसरों को अनुमान का विषय समझाया जाता है, परंतु इससे पूर्व पहले अनुमान को स्वयं समझ लिया जाता है। दूसरों का अनुमान समझाने के लिए तर्क भाषा में पंच अवयव का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में आता है कि पंच अवयव प्रमाण कौन से हैं, या पंच अवयव कौन से होते हैं, या कितने होते हैं। तो ये पंच अवयव अनुमान में बतलाए गए हैं। अब कौन कौन से हैं यहाँ पर, जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो ये जो है 5 होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, जो पंचअवयव अनुमान की बात होती है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। अब एग्जाम में ऐसे भी देखने को मिला है, जैसे ये प्रतिज्ञा पूछ ली जाएगा, इसका उदाहरण कौन सा है, कि पर्वतो अग्निमान, पर्वत अग्नि वाला है। और इसका हेतु क्या था, धूमत्वात्, धुआं वाला होने से प्रतिज्ञा की थी, पर्वत अग्निमान, पर्वत अग्नि वाला है। और उसका हेतु क्या था, क्योंकि वहाँ पर धुआं निकल रहा था, धुआं दिखाई देने के कारण। और इसका उदाहरण कौन सा था, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जैसे महांस है कि जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहीं वहीं पर आग अवश्य होती है, जैसे कि रसोई में देखा गया था। तो ये उसका उदाहरण है रसोई। तो प्रतिज्ञा पर्वतोऽग्निमान, हेतु धूमत्वात्, और उदाहरण जैसे महांस है। और उपनय क्या है, तथा च अयम, उसी प्रकार से यह पर्वत है। अर्थात जैसे रसोई घर में धुआं देखा गया था, वैसे इस पर्वत पर भी धुआं दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया उपनय तथा च अयम, उसी प्रकार से यह पर्वत भी है। क्योंकि पहले तो उसने अपनी रसोई में देखा था धुआं निकलते हुए, अगले दिन फिर पर्वत पर भी देख लिया, तो फिर उसने अंदाज़ा लगाया था, अनुमान लगाया था कि यहाँ पर भी धुआं निकल रहा है, तो यहाँ पर भी अग्नि जरूर होगी। तो यही हो गया उपनय। और निगमन तस्मात्, तथा उसी प्रकार से यह पर्वत भी अग्नि वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार पंचअवयव के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अनुमान के विषय में समझाया जा सकता है, इसलिए प्रार्थ अनुमान इसे कहा गया है। और इसी प्रकार से तर्क भाषा अनुमान के 2 वेदों का विवेचन किया गया है। तो ये जो है ये आप याद रखिएगा, पंच अवयव कौन कौन से होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। प्रतिज्ञा होगी पर्वतोऽग्निमान, हेतु धूमत्वात्, उदाहरण यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निमान, और उपनय तथा च अयम, और निगमन तस्मात् तथा। तो इस प्रकार से जो आपका ये अनुमान का क्वेश्चन था, और देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि आपके 2-3 नंबर यहाँ पर ये बन जाते हैं इसमें से, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप यूजीसी नेट की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो उसमें भी क्वेश्चन ये कई बार देखने को मिला है। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।